अच्छा जी, लास्ट क्लास में सर हमने इनकम को पढ़ने की कोशिश की और इनकम में से हमने ए कंपोनेंट लास्ट क्लास में पढ़ा था, विच वाज अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स, जिसके बारे में मैंने सर आपको क्या बताया कि सर कानून में कुछ ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं जहां पर आपका टैक्स या तो कलेक्ट हो रहा होता है या डिडक्ट हो रहा होता है। डिडक्शन से क्या मुराद है, कोई बंदा आपको पेमेंट करते हुए अंदर से कुछ पैसे रख ले, उसको हम बोलते हैं कि वो डिडक्शन कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे पैसे जमा करवाएं और यहाँ वहां पे साथ में, भाई म्यूट कर लीजिए प्लीज, पैसे जमा करवाएं और पैसे जमा करवाते हुए साथ में आप क्या कर रहे हो, कुछ टैक्स भी दे रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि दूसरी पार्टी हमसे कलेक्शन कर रही है। कलेक्शन का कंसेप्ट हो या डिडक्शन का कंसेप्ट हो, आपने अपने हिसाब से नहीं देखना, आपने दूसरी पार्टी के हिसाब से देखना है। जो बंदा पेमेंट करते हुए अंदर से पैसे रख रहा है वो क्या कर रहा है, डिडक्शन कर रहा है। अगर आप किसी को पेमेंट करते हुए पैसे दे रहे हैं तो दूसरी पार्टी आपसे क्या कर रही है, कलेक्शन कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये दोनों सेक्शंस आपके फॉल करते हैं इनकम के अंदर। सर आपको कैसे पता चला, सर मुझे नहीं पता चला, कानून के अंदर ये बात लिखी हुई थी तो मैंने कानून को पढ़ के आपको बता दिया। उसमें से चंद सेक्शंस को उसने कोट करने की कोशिश भी की। उसने कहा सेक्शन 148 है, 50 है, 51 52 है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि वजन कलेक्शन होती है क्या। मैंने आपको कहा था कि मोस्टली कलेक्शन आपके एक्सपेंसेस के ऊपर होती है, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके ऊपर कलेक्शन हो रही होती है, जिसमें मैंने आपको बिजली के बिल की एग्जांपल दी, जिसमें मैंने आपको इंटरनेट के बिल की एग्जांपल दी, जिसमें मैंने आपको गाड़ी का नंबर लगवाने की एग्जांपल दी, जिसके अंदर मैंने आपको बैंक से पैसे निकालते हुए मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपका 600 रुपए का जो टैक्स करता है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो कलेक्शन हो रही होती है, कलेक्शन इस तरह से होती है कि हमारे एक्सपेंस के साथ हम टैक्स भी जमा करवाते हैं। तो फिर कलेक्शन कैसे हुई, सर आप पेमेंट करेंगे, दूसरा बंदा आपसे कलेक्ट कर रहा होगा। डिडक्शन सर, दूसरा बंदा आप आपसे पैसे ले नहीं रहा, आपको दे रहा है। यानी कि आपके पास जब पैसे इन होते हैं तब आपकी डिडक्शन होती है, जब आपसे पैसे जाते हैं तब आपसे कलेक्शन हो रही होती है। फिर मैंने आपको कहा डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है। हेड्स ऑफ इनकम से पहले मैंने आपके पास लेके गया किन लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। वहां पे लिखा हुआ था हर पर्सन रिटर्न फाइल करेगा। फिर पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ने की कोशिश की। फिर मैंने आपको कहा था कि इनकम को टैक्स के एतबार से देखें, देख होती है टैक्सेबल इनकम और एक होती है एग्जेम्प्ट इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है, जब आपकी 6 लाख से इनकम ऊपर है, अगर 6 लाख के बराबर या उससे नीचे हो तो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम बनेगी, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। अब सर एनटीएन क्या होता है, एनटीएन आपका 2015 के बाद आपका सीएनएसी इक्वल टू एनटीएन है, अगर आप आईआरएस के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते होते हैं तो। ठीक है, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दी, मैंने प्रॉफिट ऑन डेट की एग्जांपल दे रहा था, आपको याद होगा। मैंने कहा था इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंस के लिए भी ये वर्ड यूज होता है और इनकम के लिए भी। कैसे पता चलेगा ये एक्सपेंस के लिए है और या कैसे पता चलेगा ये आपकी इनकम के लिए, हमने कहा था कि हम देखेंगे कि हमें पेमेंट मिल रही है या हम पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमें पेमेंट मिल रही हुई तो ये हमारे लिए क्या होगा, मतलब हमें मिल रही हुई, दूसरी पार्टी की पेमेंट है हमारे लिए इनकम है, मतलब दूसरी पार्टी का एक्सपेंस हमारी इनकम। और अगर हम कहीं पेमेंट कर रहे हुए तो ये फिर हमारे लिए, अगर पेमेंट कर रहे हुए तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, दूसरी पार्टी के लिए इनकम होगी। उसके बाद विद होल्डिंग की बात करें। ठीक है, विद होल्डिंग में मैंने आपको कहा था कि अगर आप किसी का टैक्स नहीं काटते तो सेक्शन 161(1)(a कहता था कि आपको अपने पास से वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। फिर सेक्शन 21(c) ने कहा था कि भाईजान वो टैक्स जो, वो एक्सपेंस जिस पे आपने टैक्स नहीं काटा, यानी कि फर्ज करें किसी को सैलरी पे की 12 लाख और आपने उससे टैक्स नहीं लिया, तो जब आप अपनी इनकम में से खर्चे निकाल रहे होंगे तो सैलरी का एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते। जिसका टैक्स कट रहा होता है उसको विद होल्डिंग कहते हैं और जो टैक्स काटता है उसको विद होल्डिंग एजेंट बोलते होते हैं। तो सर ये लास्ट क्लास की समरी थी, मुझे बताइएगा यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एनी पर्सन विद एनी क्वेश्चन। ये इनकम के 2 पॉइंट्स मैंने आपको मुकम्मल करवा दिए हैं। किसी का क्वेश्चन है भाई, किसी बंदे का भी? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। नो नो सर। सर। चले मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। नो सर।
शाबाश। अच्छा जी, अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपकी इनकम मान ली जाए। सर क्या मतलब है सर? इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा 7E का। सर 7E है डी इनकम, डीम टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। सेक्शन है 7E आपके कानून के अंदर, दैट पर्टेन्स टू टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। अब मैं आपको वैसे एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। सर मेरे पास एक प्लॉट है, वो प्लॉट 5 करोड़ रुपए का प्लॉट है और वो खाली पड़ा हुआ है, मैंने उसको रेंट पे नहीं लगाया हुआ। कहता है, कानून कहता है कि इस प्लॉट की सबसे पहले आपने, जो भी 5 करोड़ का, आपने इसको क्या करना है, 5 करोड़ को मल्टीप्लाई कर देना है 5% के साथ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये क्या हो जाएगा? उसने कहा जब आप इसको 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी डीम्ड इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर? डीम्ड इनकम। 5 लाख, 5 करोड़ है, मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है, 5%। उसने कहा ये आपकी डीम्ड इनकम आ गई, ठीक है। अगर हम इसको लिखने की भी कोशिश करें, उसने कहा सर ये आपकी डीम्ड इनकम है। मैंने कहा क्या मतलब है? कहता बस कानून में लिखा हुआ है सेक्शन 7E में, जितने का आपका एक प्लॉट होता है। अभी मैं पूरा वो सेक्शन बढ़ा नहीं रहा, बस एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर आपने ये डीम्ड इनकम बनती है। मैंने कहा ये कहाँ पे लिखी हुई बात, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसने कहा इसका 20% आपको टैक्स देना होता है। किसका? डीम्ड इनकम का 20%। मैंने कहा खाली प्लॉट का ऐसे ही इनकम? उसने कहा जी ऐसी इनकम। कहता है सेक्शन इनको बच्चों को दिखाओ ताकि इनको समझ आए। उसने कहा चलो शाबाश, इस प्लॉट के ऊपर आप 5 लाख का टैक्स दो। सर इसको कानून से हम देखने की कोशिश करते हैं। कानून और कह रही है ये इनकम है। कानून कह रहा है कि किसी भी सेक्शन वगैरह में बोल दो कि ये इनकम है तो इनकम है। मैं आपको इनकम की बेसिकल डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर जब यहाँ पे हम गए, 7E का सेक्शन आप लोग मार्केट में सुनते रहते होंगे, आप लोग के इल्म में होगा। 7E का मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन सर खोल रहा हूं। कहता है अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन, अच्छा ये रेट बता दिया, इस रेट को छोड़ दें। कहता है अ रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड हैव ड्राइव्ड, एक रेजिडेंट बंदे का माना जाएगा। रेजिडेंट क्या होता है अभी के लिए छोड़ दें। कहता है रेजिडेंट बंदे को इनकम हो गई है, ट्रीटेड, आप ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हुई नहीं भी हुई, आप ट्रीट कर रहे हैं उसको एज इनकम, चार्जेबल टैक्स, जिस पे आप टैक्स भी देंगे। कितनी अमाउंट? एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट। जो आपके पास प्लॉट है उसका 5% आपकी इनकम है। यानी कोई इनकम ना भी हो, ये डीम्ड इनकम इसको कहते हैं, मसनूई इनकम, फर्जी इनकम। ये वो वाली इनकम है जो कि फर्ज कर ली गई है, ठीक है। तो कहता है वो भी आपकी इनकम है। कल को आप ये ना कहते भाई जान ये डीम्ड इनकम तो इनकम की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है, तो इनकम टैक्स नहीं लग सकता। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भी इनकम है। फिर उसने कहा लॉस ऑफ इनकम। मैंने कहा समझ नहीं आई लॉस ऑफ इनकम। उसने कहा भाई अगर स्टोरी ऐसी हो जाए कि आपकी 5 लाख रुपए की सेल है, कितने की? 5 लाख रुपए की सेल है, और आपका एक्सपेंस कितना हो जाए, फर्ज करें 6 लाख रुपए। कहता है ये जो आपका 1 लाख का नुकसान हुआ है, ये आपका, जिसको हम कहते हैं कि ये टैक्सेबल लॉस हुआ है, इसको कहता है कि लॉस ऑफ इनकम। ये क्या है? इनकम का लॉस हो गया है। तो इसको प्रॉफिट के बजाय इसके जो वर्ड यूज करेगा टेक्निकल लॉस ऑफ इनकम। तो लॉस ऑफ इनकम इज आल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनकम। मुझे बताइएगा क्या इनकम की डेफिनेशन में से कोई ऐसा पॉइंट जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, जो आपको कंफ्यूज करता हो, जो आपको लगता हो कि मजीद इसकी कोई एग्जांपल डिस्कस करें सर, तो मुझे बता दें। सर ये फोर्थ पॉइंट प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट सर होता यह है कि अगर आपकी सेल हो 5 लाख की, आपका एक्सपेंस हो 6 लाख का, तो ये क्या आ गया? लॉस। इसको बोलता है लॉस ऑफ इनकम। इसके जो वर्ड यूज करता है लॉस ऑफ इनकम, कहता है ये भी इनकम है। सर इसके ऊपर टैक्स लगेगा? सर इसको अभी के लिए बस छोड़ दें, आप ये बस समझ लें कि दिस इज आल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनकम। जी इब्राहिम, सर क्लियर, थैंक्स। कंफर्म? यस सर। लॉस को कहता है लॉस ऑफ इनकम, ठीक है। ये आप कहता है कि इसका बेसिकली इसको इनकम की डेफिनेशन में से कवर क्यों किया, मैं आपको बता देता हूँ। जब सर एक साल लॉस होता है ना, तो अगले साल, मैं एक मिसाल देता हूँ। सर ये टैक्स ये 2020 था जब कोविड आ गया था।
2021 में भी हम इसका नुकसान ही करते हैं। फर्ज करें कि हम कहते हैं फिर इसकी सेल बढ़ के और कम होगी, फर्ज कीजिए, और इसकी एक्सपेंसेस और बढ़ गया, वो 650 के हो गया। फिर इसका जब अब लॉस हुआ, ठीक है, वो प्रॉफिट जब निकाला तो प्रॉफिट नहीं निकला, फिर लॉस ऑफ इनकम आया। अगर हम इसको करें तो 1 मिनट जी, इसको यस अच्छा सर, यहाँ भी लॉस है, यहाँ भी लॉस है। यहाँ पे 2022 में आके हालात हो गए अच्छे, यहाँ पे आके उसने 12 लाख रुपया कमाया। जब 12 लाख रुपया कमाया तो इसमें से एक्सपेंसेस उसके हुए 7 लाख रुपए के। जब 7 लाख के सारे एक्सपेंसेस हुए तो उसने क्या किया, उसने दोबारा से यहाँ पे जब प्रॉफिट निकाला तो प्रॉफिट कितना आ गया सर, प्रॉफिट आ गया उसका 5 लाख का। अब 5 लाख पे आप कभी भी टैक्स नहीं देंगे। सर फिर कितने पे दूंगा भाई, इसमें से पिछले साल जो लॉस हुआ था वो भी माइनस करना है, उससे पिछले साल जो लॉस हुआ था वो भी माइनस करना है। अब बाकी जो मेरा प्रॉफिट बचेगा, कितना बचेगा सर, पिछले 2 साल का नुकसान निकाल के अब टैक्स मैंने देना होता है 1.5 लाख पे टैक्स का मालूम होता है। इसको हम कहते हैं कि 1 साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल आया था। अगर वो इसको इनकम ना बनाता तो ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते थे। उसने बेसिकली उसको इनकम इसलिए बनाया ताकि अगले साल की इनकम यानी कि 2022 की इनकम में से इसको क्या कर सके, इसको नेट ऑफ कर सके, इसको मालूम कर सके, इसको एडजस्ट कर सके आपस में। ये मेरी बात समझ आई? पिछले 2 सालों की इन लॉसेस को मैंने माइनस किया अगले साल में, यानी कि लॉस को 1 साल लॉस हो तो अगले साल हम उसको ऑफ सेट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ सेट करने के लिए पहले कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जरूरी ये है कि आप रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा सर, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके इल्म में होना चाहिए कि अभी मेरे पास शायद मैं दिखा देता हूं आपको, ताकि आपके जेहन में हो कि मैं बढ़ाऊंगा बड़ी डेडिकेशन के साथ ऊपर नीचे जैसे आज हुआ है। अब ऑनवर्ड तो नहीं होगा, खैर आज तो सिनेरियो ऐसा था कि मैं केस था उसको आगे पीछे नहीं कर सकता था। जस्ट टू शो यू कि भाईजान मैं नंबरों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। आप ये, बल्कि ये तो सेशनल आ गए, ये तो क्वेश्चन, हाँ। अब सर ये देख लीजिए, ये फाइनल टर्म का पेपर है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इसमें इसके तो खैर 22 आए हुए हैं, 26 20, और बाकी ये देख लीजिए जिनके नंबर बनते हैं उनको दिए गए हैं। बाकी ये देख ले मेजोरिटी क्लास फेल है, किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको फिल्टर लगा के दिखाने की कोशिश करूं, मैं दिखा दे रहा हूं कि पेपर आपका पढ़ के चेक होगा। पेपर एक एक भले आपको थोड़ा लेट पेपर मिलेगा, लेकिन एक एक पेपर की प्रॉपर फेयर मार्किंग होगी। जो बंदा भी उसको मेरे साथ डिस्कस करना चाहेगा वो कर सकेगा। अब मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि लीजिए जी, ये 39 लोगों में से जो पास हुए हैं, ये डरा नहीं रहा, बता इससे रहा हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मेरे से 10 दफा पूछिएगा, बताऊंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे बगैर पढ़े पेपर चेक करूंगा तो वो शायद आप फिर जेन से निकाल दीजिएगा। ये फाइनल टर्म का पेपर है। कितने लोग पास हुए हैं सर? ये मेरा ख्याल है पेपर था ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 30 नंबर का पेपर था, जिसके 27 आए हुए हैं। एक बंदे के पुत्र ने पढ़ा भी हुआ है। ये 27 है, 26 है, ठीक है। लो जी, यहाँ से आगे आप देख लें, ये 10-10 है, और ये नीचे आप पूरी क्लास देख लें कितने लोग फेल हो गए। तकरीबन 25 लोग तकरीबन फेल हो गए हैं। कितने में से? 36 पीपल में से। ये बता इसलिए रहा हूँ कि पेपर ये मत सोचिएगा कि हम क्लास सुनेंगे नहीं सुनेंगे, एंड पे बस टोटल पूरा कर लेंगे, नहीं भाई। आपको मैं बढ़ाऊंगा, ईमानदारी से बढ़ाऊंगा, ईमानदारी से पेपर चेक करूंगा, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा आप भी ईमानदारी से पढ़ें। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड कैन बी एडजस्टेड इन नेक्स्ट टैक्स पीरियड। ये बात समझ आ गई आपको, ये वाली बात? जी यस सर। सर। अच्छा जी, इनकम की डेफिनेशन पे आप सालों कंफर्म है, और ये मत सोचिएगा कि मैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट दे दूंगा। सर मैं आपको सिनेरियो क्वेश्चन बनाऊंगा, और उस सिनेरियो क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर करना होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बना दूंगा, मैं कहूंगा अच्छा ये एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट है, इसका लॉस है, इसका ये है, तो मुझे आप बताएं कि किसका लॉस ऑफ इनकम है, किसका। वो अल्फाज भी ऐसे यूज करूंगा कि आपको पता ना चले कि हमने लॉस ऑफ इनकम लिखना है या टैक्स और प्रॉफिट लिखना है। यानी कि थोड़ा सा आपने विजिलेंट रहना है, ठीक है जी। सर ये थर्ड ये पॉइंट अगर रिपीट कर दे, अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम।
ये मेरे बच्चे बहुत एक सादी सी बात है। कानून कहता है, वो मैं कहता हूं ना कि ये फलाना बंदा गंदा बच्चा है, ये बेकार बंदा है, और बेकार नहीं भी है, जब मैंने कह दिया फर्ज करें मेरे कानून के लिए या मेरी बुक के लिए बेकार है, तो वो कानून कहता है वो बेकार है। एक एग्जांपल के तौर पे कानून कहता है, मैं कहूँ ये इनकम है तो आप कहेंगे इनकम है, मैं कहूँ ये इनकम है तो आप कहेंगे इनकम। कानून यहाँ पे कहता है कि एनी अमाउंट जिसको इनकम बना दिया जाए। अब उस तरह से मैंने एक सेक्शन की एग्जाम्पल दी है 7E की। 7E में मेरे प्लॉट के ऊपर कहता है 5% आपकी इनकम होती है, और भाई मैंने किराए पे लगाया, वो कहता है फिर भी इनकम है। मेरी बात तो फॉलो कर रहे हैं? यस सर। यानी कि कानून ने कह दिया इनकम है तो इनकम है, वो इनकम ना भी हो। वो फर्ज करे कि वो कहता है कि ये चेयर है, ये आपकी इनकम है, आप कहें सर ये इनकम कैसे हो, कहता है मैंने कह दिया इनकम है। तो ये वाली बात है, ठीक है। चलें जी, वापिस सर आपको लेके चलता हूं। आपको याद होगा जिसमें हमने हेड्स की बात की थी, हेड्स के बाद हमने कहा था कि डेफिनेशन दो किस्म की होती हैं। इनकम की बात की, इनकम के आज हमने चारों पॉइंट पूरे कर लिए। फिर हमने टैक्सेबल इनकम की बात की थी, टैक्सेबल इनकम से पहले हमने टैक्स को पढ़ा था, फिर टैक्सेबल इनकम की बात की थी। टैक्सेबल इनकम को समझने पहले हमने हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम के बाद हमने टोटल इनकम, और टोटल इनकम के बाद हमने आपकी टैक्सेबल इनकम, फिर डिडक्टिबल अलाउंसेस की बात की थी, और डिडक्टिबल अलाउंसेस हमने पूरे नहीं पढ़े थे। याद है ये बातें? ये मैं फिर वापस लेके चलता हूं, यहां से कॉपी करता हूं इसको। ये पढ़ें जी, डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें एक दफा कि डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या होते हैं जी। Deductible पढ़ लीजिए। allowances, these are some payments. It will reduce your taxable income, helps you to reduce your taxes. शाबाश। अगर हम इसकी लीगली बात करें, ये वैसे अंडरस्टैंडिंग होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं? यस सर। चलें शाबाश। अब इसको सर हम लॉ में देखते हैं। डिडक्टिबल अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं सर, आपके 4 किस्म के डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं। कितने किस्म के? 4 किस्म के। नंबर 1 ज़कात। सेक्शन 60। नंबर 2 आपका वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। बच्चों की तालीम के अखराजात, अपनी तालीम के नहीं, बच्चों की तालीम के अखराजात, यानी कि बच्चों के वालिदैन की बात हो रही है। ये कौन कौन सा अलाउंस है, ठीक है, ये सर मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। अब इनको हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है। कंसेप्ट ऊपर मैं आपको दे चुका हूं कि ये चीज क्या होती है, इसका मकसद क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन में, या पहले पोर्टल पे आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा होता है, ठीक है। सर सर इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, आप टैक्स चार्जर को जाके चेक करें। सर आप इसमें ये डिडक्टिबल अलाउंसेस आ रहा है, इसको चेक करें। ये रिटर्न किसकी है सर, देखिएगा। ये रिटर्न जिस बंदे की, उसका नाम क्या आ रहा है, नजर आ रहा है सर आपको? हफीजुर रहमान। यस सर। शाबाश। ठीक है जी। अब ये जो हाफिज है या हफीज है, जो भी साहब हैं, ये अगर हम पर्सन की डेफिनेशन को पढ़ें तो ये कौन है, ये इंडिविजुअल है, ये फर्म है, ये कंपनी है, ये क्या है, नाम से क्या लग रहा है? इंडिविजुअल सर। Individual. शाबाश, ये इंडिविजुअल है। सर हमें डिडक्टिबल अलाउंसेस जो देखे हैं जो कानून में, वो कितने हैं टोटल? कितने हैं जी? 4। 4 हैं, शाबाश। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, क्या हर अलाउंस इंडिविजुअल को मिलता है? नहीं, क्या देखते हैं
इंडिविजुअल की जब हमने रिटर्न ओपन की, ज़कात, वर्कर्स वेलफेयर फंड, आपका प्रॉफिट ऑन डेट, ये अच्छा बेसिकली ये अब खत्म हो गया यहाँ से, ये 2022 का रिटर्न है, तो ये अब खत्म हो गया, अब ये चीज नहीं रही, बल्कि इसको आप समझे कि ये लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने रिटर्न 2022 का खोला हुआ है, तो हम कानून लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इसको समझे कि ये है ही नहीं। एक ज़कात, दूसरा वर्कर्स वेलफेयर फंड, तीसरा वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, और चौथा बच्चों की तालीम के अखराजात। लेकिन इसमें कितने नजर आ रहे हैं सर? ये तो वो कह रहा है कि जितने बच्चे हैं उन बच्चों की तादाद बताओ, काउंटिंग बताओ। तो कितने अलाउंस इंडिविजुअल को मिलते हैं, आपको कानून में कितने नजर आ रहे हैं और पोर्टल पे कितने नजर आ रहे हैं सर? सर कानून में 4 है, यहाँ Three और है, 5 यहाँ नहीं है, वैसे ही 4 नजर आ रहा है। यहाँ पे 3 है भाई, three है, तीन है, यस सर, 3 है, कैसे सर 3 है? इसको तो आप इग्नोर कर दें ना, अब दोबारा पढ़ लें, कानून यस से सर, लिंक करके पढ़ें। यस सर, ये नंबर ये ऑफ तो स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्यूशन स्पेड, ये एक वो नहीं है बेसिकली, ये एजुकेशनल जैसे सर एक्सपेंसेस लिंक्ड है, नहीं मेरे बच्चे को पूछ रहा बच्चे कितने हैं, ये आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड है। यस ठीक सर, है, पक्का? अच्छा यस जी, अब सर जब हम बात करते हैं इसकी, तो इंडिविजुअल को फिर कौन कौन सा मिलता है, कौन कौन सा डिडक्टिबल अलाउंस इंडिविजुअल को मिल सकता है? मिलने का मतलब ये है कि जो उसको वो अपनी रिटर्न में डाल सकता है। डालने का मतलब ये है कि वो अपनी इनकम को कम कर लेगा, टैक्सेबल इनकम को। टैक्सेबल इनकम को कम करने का मतलब ये है कि अपने टैक्स को कम कर लेगा। ज़कात अलाउड है? यस, ये अलाउड है। वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये अलाउड है सर? नो सर। बताएं, अलाउड है सर ये नहीं अलाउड है? बिजनेस वगैरह में या जहाँ पे फैक्ट्री हो उधर वर्कर्स होते हैं तो सैलरी अलाउड नहीं है क्योंकि फिर इंडिविजुअल है ना, कंपनी या वो फर्म वगैरह तो नहीं है। नहीं, ये कानून में देखकर बताओ कि मैंने इंडिविजुअल का रिटर्न खोला है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। और ये बच्चों की तालीम का, अब इसको हम कानून से फिर देखते हैं। सर पोर्टल से तो हमने देख लिया, अब हम कानून से भी देखते हैं। और ये आपका अलाउड है, ये नॉट अलाउड है। अब मैं इनको बताता भी हूँ हल्का हल्का ही होते क्या है, इसको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। सर सर बिफोर दिस हम इसको पढ़ें, समझे, हम पहले इसको स्टडी करते हैं। ज़कात का पता है आपको? क्या ज़कात का आप लोग को इल्म है? यस सर। जी सर। अच्छा, ये मैं इसको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन। इसका तो आपको यू ऑलरेडी नो कि इसका नॉलेज आपको है। ठीक है सर, वर्कर्स वेलफेयर फंड का किसको पता है जी? जी सर, वर्कर्स वेलफेयर फंड बेसिकली होता है कि वर्कर की वेलफेयर के लिए एक किस्म अमाउंट होता है कि उनकी कोई मसला हो, कोई इस तरह का अपने बेनिफिट के लिए उनके अमाउंट सेट होता है सर। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं तो ये कौन से पैसे जो इधर लिखे हुए हैं, ये मेरी रिटर्न में क्यों आ रहे हैं? मुझे कुछ थोड़ा समझा दो इसके बारे में। जी आमिर। जी सर सर। सैलरीड पर्सन के एम्प्लॉयज तो भी हो सकते हैं। कैसे सुदेश, कैसे? सर एक बिजनेस स्ट्रक्चर है या कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, उसने मतलब सैलरी रखी हुई है, उसको भी सैलरी आ रही है लेकिन वो किसी और का सबऑर्डिनेट मातहत है और वो फिर फर्दर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनका वो उसके लिए नहीं, काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसने प्रिकॉशनरी ऐसा मेजर। ऐसा हो सकता है सिनेरियो का, ठीक है, लेकिन ये सिनेरियो जो आप हम पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। राइट सर, राइट। जी आमिर, आप बताओ। सर बेसिकली जो इंडिविजुअल है जहाँ से उसे इनकम मिल रहा है, बेसिकली ही इज ऑल्सो फॉर दैट पर्पस कंसिडर्ड अ वर्कर, क्योंकि वो जारी बात है जो भी काम कर रहा है उसके लिए वो कॉम्पनसेशन चाह रहा है। लेकिन लॉ ने क्योंकि उसे ये भी दिया, प्रिविलेज दिया कि यार आपकी बेनिफिट के लिए एक फंड भी होगा सर, तो उस हिसाब से। नहीं 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 सर नहीं, मैं सर कैन आई? जी जी सर प्लीज मैं क्या, प्लीज। सर वेलफेयर फंड में बेसिकली आप जहाँ पे भी काम करते हो आपकी सैलरी से भी कुछ पोर्शन कटता है और कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन ऐड करती है, तो वो सैलरी से जो एक्सीलेंट पोर्शन एक्सीलेंट कट रहा एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इन्होंने कहा, इन्होंने ये फरमाया, इन्होंने कहा सर ये है एम्प्लॉयर। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा सर ये जो अंकल है एम्प्लॉयर, इनके बराबर में एक बंदा है एम्प्लॉय। कौन है? एम्प्लॉय। इन्होंने कहा एक साइड पे है एम्प्लॉय, एक साइड पे एक अदारा है, जिस अदारे का उसने कहा एक कानून है, बेसिकली उन्होंने कहा एक साइड पे कानून है, उसका नाम है वर्कर्स वेलफेयर ऑर्डिनेंस 1971। ठीक है, लेकिन ये 10वीं तरमीम के बाद अब ये सूबों के पास चला गया है, लेकिन पहले ये एफबीआर के पास था। लेकिन अभी भी अगर कोई अदारा इस कानून के तहत या आपकी कोई पेमेंट कटे, भले प्रोविंस में कटे,
तो इवन देन अब होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपका ये एक अदारा है, समझो कि ये जो वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स वेलफेयर के काम करता है, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया गवर्नमेंट ने वर्कर्स वेलफेयर ऑर्डिनेंस के तहत, ठीक है, जो वर्कर्स वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। ये जो अदारा वर्कर्स वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है, इसमें एक पैसे आपका एम्प्लॉयर डालता है, फर्ज करें 100 रुपए, 100 रुपए फर्ज करें एम्प्लॉय के आते हैं। जो हम रिटर्न के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय पैसे इस फंड में डाल रहा है वो चूंकि उसकी सैलरी से कट जाते हैं। अब सर इसकी अगर मैं बात करूं, मैं आपको समझाने के लिए मैं सर आपको बताता हूं, आप देखिएगा कि मैं एक सैलरी स्लिप आपके सामने खोलता हूं सिर्फ समझाने के लिए। आपके एम्प्लॉयज की सैलरी में से मुख्तलिफ किस्म की डिडक्शन होती हैं, जैसे जैसे कि आपके ये एक एम्प्लॉय की डिडक्शन आ रही हैं, जीपी फंड, बेनोलमेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, इस तरह की डिडक्शन हो रही होती हैं। ये डिडक्शंस ऐसा नहीं है कि फौरी हो जाएंगी, पहले आपकी सैलरी मालूम की आती है। अब सैलरी में क्या होता है, इसको अगर हम बाद में जब पढ़ेंगे, तो सैलरी सर आपकी मिल के बनती है बेसिक पे को, कन्वेंस अलाउंस को, मेडिकल अलाउंस को, अडॉक अलाउंस को, वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंस को, पर्सनल अलाउंसेस को, स्पेशल अलाउंसेस को, स्पेशल एडिशनल अलाउंसेस को, ये सब को मिला के सैलरी बनेगी। फर्ज कीजिए कि ये आपकी जो सैलरी बन गई वो 1,02,886 रुपए बन गई। इसके ऊपर टैक्स निकाला गया, जब इसके ऊपर टैक्स निकाला गया तो वो इतना निकला है, कैसे निकला आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपने ना सिर्फ ये टैक्स काटा बल्कि कुछ और पेमेंट्स भी काटे। ये पेमेंट्स काटने के बाद टोटल बन गई 10,132। फिर उस मुलाजिम को जो पैसे मिले वो 92,000 रुपए मिले, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डिडक्शंस हो रही होती हैं ये आपकी सैलरी में से कट के आपको मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे जब आप कोई पैसे, यहाँ पे अगर फर्ज कीजिए पैसे कटे होते हैं वर्कर्स वेलफेयर फंड के, ठीक है, वर्कर्स वो जो आपका फंड अभी पढ़ रहे हैं, तो वो जो डिडक्शन होती है वो डिडक्शन आपकी सैलरी में से कट के मिलती है। जब आपकी सैलरी से ही आपको डिडक्शन कट के मिलेगी, ठीक है, वर्कर्स वेलफेयर फंड वाली, ठीक है, तो याद रखिएगा ये आप अपनी इनकम में से माइनस कर लें। कहाँ पे, यहाँ पे जाके इधर जब आप मेंशन करेंगे, अब ये हर बंदे को पता भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन कानून में ये अलाउड है। सर ये क्या इंडिविजुअल को अलाउड है? हम इस कानून को थोड़ा बारीकी से पढ़ते हैं। जब हमने कानून को पढ़ने की कोशिश की उसने कहा पर्सन, इंडिविजुअल के लिए भी अलाउड है, कंपनी के लिए भी अलाउड है। जो कंपनी पेमेंट करेगी वो भी इस एक्सपेंस को माइनस कर रही होगी, जो एओपी पे करेगी वो भी इसको माइनस कर रही होगी। यानी कि वन इज एम्प्लॉय साइड एंड वन इज एम्प्लॉयर साइड। एम्प्लॉय भी माइनस कर रहा होगा, एम्प्लॉयर भी माइनस कर रहा होगा। जी सर बताइएगा। सर इसमें ऑफिशियल ड्यूटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं कोई ऑफिशियल ड्यूटी कोर्स के लिए? नहीं नहीं, वो अभी स्वदेश शैली के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये तो Right, अभी sir. समझे कि ये जो आपके एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्शन हो रही है, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सैलरी का पार्ट बनता है, उसको हमने बाद में पढ़ना है, ठीक है, Right, जब sir. सैलरी को। जी ये क्लियर हो गया वर्कर्स वेलफेयर फंड वाला पॉइंट? Yes, sir. अगर सर। आपका सर। दिल करे, आप थोड़ा सा सर्च करना चाहें, तो आप वर्कर्स वेलफेयर फंड के बारे में अगर हम गूगल पे जाएंगे, ठीक है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं कि वर्कर्स वेलफेयर फंड होता क्या है, इसका ऑर्डिनेंस क्या है, ठीक है। ये आप इसको मजीद स्टडी करना चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्टडी कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। مرة غزة أصلا توام سمكر بياخو अजमल भाई क्या हो गया? तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, जिसका दिल करे इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए सिर्फ इसके साथ इतना काफी नहीं, आपने जो आपकी 18वीं तरमीम है उसको भी ज़हन नशीन रखना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा एनीवेज। फिर हम बात करते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। लेकिन सर इसमें आज देखिएगा, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड जो है अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड, इसमें भी वो सबकी बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मोस्टली ये अप्लाई किन पे होता है, यहाँ से लग रहा है कि सब पे होगा, लेकिन सर shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any workers' participation fund paid by the person in tax year in accordance with the company's profit। तो सर ये कंपनीज अपने प्रॉफिट पे ये फंड पे करती हैं। कौन सा? वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। सर ये मैं बहुत बारीकी से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में।
हो सकता है कि आपको कल को इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन जब ये कोई चीज आए तो आपके जेहन में फौरी आ जाए सर ये डिडक्टिबल अलाउंस है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज होंगी, उनके अंदर होगा, छोटी कंपनीज के अंदर ये वह चीज नहीं होगी। ठीक है, छोटी कंपनीज के अंदर ये चीज नहीं होगी। कोई मसला नहीं अजमल भाई, कोई मसला नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड है, ये अगर कोई कंपनी पे करेगी तो इसके लिए मैं ख्याल है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी इसके लिए एक फार्मूला भी दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इसको मालूम कैसे करना है, लेकिन अब ये कानून को भी आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। खैर, एनी अमाउंट विच यू आर पेइंग एज अ वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, एक कंपनी ये पे कर रही होगी, वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए काम कर रही होगी, उसमें वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। इसमें से वर्कर्स फर्ज करें उसको कभी कोई परमानेंट डिसेबल हो जाता है या कोई मसला मसाइल हो जाता है तो वो पैसे यहाँ से ले सकता है। फिर भी आपका दिल करे इस कानून को पढ़ने के लिए, तो ये जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, ये थोड़ा रेफरेंशियल है, रेफरेंसिंग लॉ है। किस तरह से? अब ये नहीं करेगा कि आपके फर्ज करें कि अगर हम जो बात कर रहे हैं द लॉ विच इज कंपनीज, आपका ये जो आ रहा है, इसको वो पढ़ाना शुरू कर दे। वो कहता है नहीं, इसको ये रेफर कर देता है, कहता है भाईजान इसको समझना कि है क्या, आप उस कानून को जाके पढ़ें, मेरे पास मत आए। ठीक है, तो यानी कि आप इस कानून को पढ़ेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इस कानून के तहत जो पेमेंट होगी वो हमारे कानून के तहत टैक्स मालूम करते हुए आप माइनस कर लेना। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? यस सर। लेकिन जब हम इसको खोलते हैं पोर्टल को, तो यहाँ पे जाके ये नजर नहीं आती। सर ये फिर कहाँ पे चलेगी? सर ये प्योरली कंपनीज के लिए है, ये डिडक्टिबल अलाउंस इंडिविजुअल के लिए नहीं है। नहीं सर, आप कानून को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप पर्सन, जिसमें इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी सारे कवर्ड है। नहीं सर, ये कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर लगता है। जब इस कानून को आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये तो जो पार्टिसिपेशन फंड के अंदर पेमेंट करनी होती है सिर्फ कंपनीज ने करनी होती है। दैट्स वाई ड्राफ्टिंग करते हुए उससे यहाँ से थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा गया, वरना उसको क्या चाहिए था, क्या कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड, तो यहाँ पर कंपनी कर देता तो ज्यादा बेहतर रहता। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। यस सर। इसके लिए भी उसने कहा है कि भाई 10वीं तरमीम को भूल मत जाना। ठीक है, 10वीं तरमीम को देख लेना। ठीक है, फिर ये जो प्रॉफिट ऑन डेट की हम बात कर रहे थे कि वो खत्म हो गया। सर ये अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये देखो, ये जो भी प्रॉफिट ऑन डेट की हम बात कर रहे थे ये भी अभी खत्म हो गया सेक्शन। ठीक है, पहले ही होता था 2022, ये खत्म कब हुआ है ये? सर देखें, ये आपको क्या लगता है जी, फाइनेंस एक्ट 2022 का क्या मतलब है? टैक्स ईयर कौन सा होगा भाई? कौन सा टैक्स ईयर होगा? 23 सर। 2021 सर। 2023 सर। टैक्स ईयर कौन सा होगा भाई? सर 23। फॉरवर्ड ईयर होगा। शाबाश। अच्छा जी, एक चीज बताता चलो कि पिछला लेक्चर भी मैंने अपलोड करवा दिया था, अभी भी हम वैसे पढ़ रहे हैं। जब आपकी बस हो जाए मुझे बता देना, मैं बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैंने आपको ये बताना था कि जो सेक्शन सी वाले हैं वो एक काम कीजिएगा, वो ये काम कीजिएगा कि चैनल पे 2 लेक्चर जो आए हुए हैं, ठीक है, ये जो 2 लेक्चर्स हैं वो प्लीज सुन लीजिएगा। वो इसलिए जो सेक्शन बी के लेक्चर्स हैं, सेम लेक्चर्स आपका भी होगा, तो ये सेक्शन लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप सुन लीजिएगा। ठीक है, तो ताकि सेक्शन बी सी वाले लोग बैठे हुए हैं, सेक्शन सी वालों ने सुनने हैं। वो यस इसलिए सर। सुनने हैं क्योंकि इसमें एक में रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ना आवाज का थोड़ा सा ग्लिचेस थे, तो इसलिए उसको सुनने की जरूरत नहीं है। तो आप ये 2 लेक्चर सुन लीजिएगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी? अच्छा जी, तो सर इसके ऊपर हमारा ये जो तीसरा है ये भी आपको अलाउड है। ये पार्टिसिपेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसा फंड है जिसमें अगर हम पेमेंट करेंगे, जिसमें अगेन पार्टिसिपेट एम्प्लॉयर भी करेगा, जिसके अंदर एम्प्लॉय भी करेगा, ये कंपनी आपकी वो कर रही होगी, ये फंड जनरेट कर रही होगी, या ये कंपनी के ऊपर ये सेक्शन लगेगा, वो पेमेंट करेंगे। जो वर्कर्स वेलफेयर फंड को पेमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड की मद में पेमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंपनीज प्रॉफिट पार्टिसिपेशन एक्ट 1968, तो वो पेमेंट ये माइनस कर लेंगे यहाँ से टैक्स को मालूम करने के लिए। ठीक हो गया सर? फिर इस तरह से ये आगे बच्चों की तालीम के अखराजात, बच्चों की तालीम के अखराजात। सर मेरे तो 10 बच्चे हैं, क्या मैं 10 बच्चों के अखराजात को माइनस कर लूं? नो, देयर इज अ वर्किंग। वो वर्किंग क्या है? वर्किंग ये है, और वर्किंग ये है। ये वर्किंग क्या है?
कि सर आप कितना खर्चा बच्चों की तालीम के मद में माइनस कर सकते हैं। मेरे पास 10 बच्चे हों, एक बच्चे का लाख लाख खर्चा होता हो, तो क्या मैं 10 लाख माइनस कर लूं? नो सर। सर कितना माइनस कर सकता हूं? सर सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप ये कीजिए कि आप मुझे अपनी इनकम बताइए। मैंने कहा मेरी इनकम 50 लाख है। कहता आपको ये अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब है? कहता है कि आप डिडक्टिबल अलाउंस तभी माइनस कर सकते हैं जब आपकी इनकम लेस देन 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख से कम हो। मैंने कहा कौन सी इनकम? उसने कहा टैक्सेबल इनकम। भाई बताओ टैक्सेबल इनकम क्या होती है? सारे लोग बताएं जी। और ये मालूम कैसे होती है? फार्मूला लिख के बताएं जल्दी सर से। टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। टोटल इनकम क्या सारी उसमें एग्जेम्प्ट इनकम भी शामिल होगी या हेड्स ऑफ इनकम वाली इनकम? इनकम प्लस Zero एग्जेम्प्टेड। यस और सर, एज exempt। पर सेक्शन एग्जाम्पशन भी आती है। बाकी लोग भी बताएं जी। सर हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्टेड इनकम माइनस डिडक्टेबल इनकम, ये जो है टोटल उसका फॉर्मूला। टैक्सेबल इनकम का। आमिर भाई ये सही बता रहे यस हैं? सर। सोच लो। सर जहाँ तक मुझे याद है आपने ये बोला है कि एग्जाम्प्ट इनकम जो है वो टोटल इनकम से इस तरह नहीं माइनस होगा, वो हेड्स ऑफ इनकम के साथ ही मतलब माइनस होगा। यस यस, ये लास्ट क्लास में ये थक चुके थे जब आपने ये सवाल किया और सवाल को एज इट इज मैंने जवाब दिया था। याद आया कि नहीं? बिल्कुल सर। आमिर भाई ने ये सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि मैंने आपको बढ़ाया वो है, लेकिन अगर जब कानून पे जाके पढ़ेंगे, कानून लिखने वाले ने थोड़ा सा घुमा के लिखा है, इसको पढ़ें जी। टोटल इनकम सारी नहीं, टोटल इनकम वो वाली लेनी है जो क्लॉज ए वाली है, सेक्शन 10A वाली है। जब सेक्शन 10 और उसकी सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ए को हमने पढ़ा, तो ये कौन सी इनकम आ रही है? तो देख, सर हेड्स ऑफ इनकम जितनी भी है। शाबाश। तो हेड्स ऑफ इनकम में आप जब अब टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तो क्या एग्जेम्प्ट इनकम उसमें आएगी? सर टोटल इनकम में तो एग्जेम्प्टेड इनकम इंक्लूड है, लेकिन जब टैक्सेबल इनकम की बात की जाए उसके ऊपर टैक्स ही इम्पोज नहीं होता, तो उस एग्जेम्प्टेड इनकम के ऊपर हम टैक्स कैसे ले सकते शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आजाद करने को हम ये भी आजाद कर सकते थे, हम ये आजाद करते, हम अपना फार्मूला आजाद करते, लेकिन हम फिर लॉ से नहीं, हमारा अपना कानून बन जाएगा, हम अपना तो कानून ही बना सकते हैं। हम कहते हैं टोटल इनकम। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं इसमें से क्या कर दें? हम कहते हैं टोटल इनकम, इसमें से मेरे दोस्त माइनस कर दो आप। ओ यार, टोटल इनकम माइनस कर दो आप इसको एग्जेम्प्ट इनकम को, ठीक है। फिर उसमें से माइनस कर दो डिडक्टिबल इनकम को, डिडक्टिबल अलाउंसेस को, ठीक है। लेकिन ये मेरा जाती फार्मूला तो हो सकता है, लॉ का फार्मूला नहीं है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा टोटल इनकम अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10, जिसका मतलब क्या था? जिसका मतलब था इनकम अंडर द हेड्स ऑफ इनकम माइनस डिडक्टिबल अलाउंसेस। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी सर। यस सर। यस सर। Yes, ये sir. देख लो, ये कानून के साथ कंपेयर कर लो भाई, और आपको शक है तो देख लें। इसमें से डिडक्टिबल अलाउंसेस को निकाल दो। कैसे सर? रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब है माइनस। क्या टैक्सेबल इनकम जीरो हो सकती है? क्या मेरी टैक्सेबल इनकम, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरी जो हेड्स ऑफ इनकम की इनकम आ रही है वो आ रही है 6 लाख, मैंने ज़कात पे कर दिया है माइनस 10 लाख, माइनस 4 लाख आ गई टैक्सेबल इनकम। क्या हो सकती है ऐसी? नो सर। नो सर, ऐसा क्यों? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती भाई? सर वहाँ कानून में नॉट लेस देन 0 लिखा हुआ है। शाबाश। अच्छा चलो, एक और चीज बताओ, क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरी इनकम 6 लाख हो और मैं 10 लाख की ज़कात दे दूं? नहीं सर, ज़कात की भी वो परसेंटेज फिक्स है ना, 2.5% से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। कोई और बंदा बताया जी, मुझे इसका एक लॉजिकल जवाब चाहिए। क्या मेरी इनकम 6 लाख हो?
सर लॉजिकल जवाब इसका ये है क्योंकि जो डिडक्टेबल अलाउंसेस है वो कैलकुलेट होती है हमारी टोटल इनकम पे, तो डिडक्टेबल ठीक है, अलाउंसेस हमारी टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकते सर। नहीं वो तो मेरे बच्चे आपका जवाब बिल्कुल सही है, ज्यादा नहीं हो सकता, तभी तो उसने कहा नॉट बिलो 0। लेकिन मेरा सवाल और है, मेरा सवाल है, इसको भी इग्नोर कर दो, मैं कमाता 6 लाख हूं, क्या 10 लाख की मैं ज़कात दे सकता हूँ? नहीं सर, हो क्योंकि सकती है आपका वैसे? सर क्योंकि ज़कात आपकी टोटल इनकम का एक पोर्शन है, तो वो आपकी टोटल इनकम से ज्यादा कैसे होगा? ये किन्होंने सर कहा इट जी इज अ इनकम का पार्ट ऑफ पोर्शन इट। है? सर मतलब उसी इनकम नहीं, में से गलत टू कहा है वो भाई, गलत कहा है आपने, मैं आपसे सर डिसएग्री करता हूँ। सर ज़कात उसी इनकम का 2.5% आप निकालते हैं ना, उसी इनकम में से, टोटल नहीं मेरे इनकम में से। बच्चे, किसने कहा कि इनकम का 2.5% होता है? एनीवन एल्स? बोल के ला, बता दे तेरे। सर वैसे ज़कात तो उस पे है कि जो एक साल गुजरने के बाद जो आपके एक्स्ट्रा एसेट्स बचते हैं जो मतलब ज़रूरत के मुताबिक ना हो। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी अदना से कोशिश करता हूँ सर। अभी मैंने इसके ऊपर भी, ज़कात के ऊपर भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करना था, तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ज़कात भी 18वीं तरमीम के बाद आप सूबों के पास चली गई है, पता है आपको? जी सर। अच्छा, ज़कात जो है ये 2.5% होती है। क्या होती है? 2.5% होती है। ये वेल्थ पे होती है, आपके एसेट्स पे होती है, आपकी इनकम पे नहीं होती। पहली तो बात ये समझ लें। अच्छा, इसके लिए आपके जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है वो ये लोग हैं, ठीक है? कौन लोग हैं? फकीर, मिस्कीन, आमिर, रिकाब, ये आप पूरी लिस्ट पढ़ लें। 8 किस्म के लोग हैं जिनको अकॉर्डिंग टू द इस्लाम आप ज़कात दे सकते हैं, ठीक है? इसमें 18वीं तरमीम के बाद उसने कहा इसको प्रोविंशियल राइट दे दिया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? कैटेगराइजेशन ऑफ ज़कात एलिजिबल एसेट्स, वो कौन सी चीजें जिन पे ज़कात आपको देनी होती है। नंबर 1 पे सेविंग अकाउंट के ऊपर ज़कात देनी होती है। इनकम की बात नहीं हो रही, एसेट्स की बात हो रही है, गौर फरमाइएगा। अच्छा, उसका ये एक एग्जांपल भी बनाई हुई है, मैं इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये सारी इसके ऊपर एग्जांपल आ गई, फिर आपका मालूम कैसे करनी है। एक मिनट जी सर, ना एक लिस्ट होती है, मैं इसको देखूंगा, ये मेरे स्टाफ ने भी बना के दी थी, अभी मैंने इसको स्टडी भी नहीं किया। एक लिस्ट होती है ज़कातेबल एसेट्स। क्या चीज? ज़कातेबल एसेट्स। ज़कातेबल एसेट्स क्या होती हैं सर? ज़कातेबल एसेट्स होते हैं आपका, जैसे सोना है, चांदी है, आपके पास गाड़ियां हैं, घर है, बंगले हैं, प्लॉट्स हैं, तो उनकी वैल्यू का होती है 2.5%, ठीक है? वो अभी मैं एग्जैक्ट आपको लिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा कि मैं लिस्ट को प्रॉपर एक दफा रिसर्च करके वेरीफाई कर लूं, फिर आपके साथ शेयर करूं। जब हम कहेंगे कि ये वो एसेट्स की लिस्ट है, इसके ऊपर भी ज़कात होगी, इसके ऊपर भी ज़कात होगी, इसके ऊपर भी ज़कात होगी, इस चीज के ऊपर फर्ज करें ज़कात नहीं होगी, तो इसको फैक्टर कर देंगे। जब हम एसेट्स की बात करेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत एसेट्स दिए हों, आपके पास घर भी हो, बंगला भी हो, सोना भी हो, बड़ी सारी चीजें हो, लेकिन आप ड्यूरिंग द ईयर इनकम ना हो, तो प्रैक्टिकली आपकी ज़कात आपकी इनकम से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज़कात तो आपके ज़कात एबल एसेट्स का 2.5% है। लेकिन इनकम सर, इनकम तो तभी होगी कि मैं कोई एक्टिविटी करता हूं, मैं बैठा हुआ हूं, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, मैं अपनी चीजें बेच बेच के खा सकता हूं, मेरे पास अरबों खरबों की जायदाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली आपकी इनकम से, ये भी हो सकता है सिर्फ आप ज़कात देते हो आपकी इनकम भी ना हो, आपके पास इतना कुछ है अल्लाह ने आपके। सर ऐसा कैसे हो सकता है? फर्ज करें कि आपकी टैक्सेबल इनकम ना हो, आपकी एग्जम्प्ट इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम हो। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस यस सर। सर। यस सर। सैफुर रहमान साहब कहते हैं कि सर मैं थक गया हूं, तो आपने बड़ा इंतजार करवाया, तो बस कर दें, बाकी लोग की क्या राय है? एम एनर्जेटिक मैं बढ़ाने को 1 घंटा भी बढ़ा सकता हूँ, अपना बताएं, बाकी लोग भी वोट कर दें। सर अगर हम ये वाला पॉइंट काइंडली कंक्लूड कर दें, मतलब बीच में थोड़ी छोड़ सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर इसमें ये क्वेश्चन है, आपने अभी एक बात कही कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी जमीन बेचकर आ रहा है सर, तो जमीन बेचकर भी जो पैसे आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो भी तो इनकम ही है ना? नहीं 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 मेरे बच्चे, एक चीज बताऊं आपको, नाराज मत होइएगा कि आप हैं लोग लॉयर्स, ठीक है? आप लोग को अकाउंटेंसी की जरूरत है थोड़ा सा। अकाउंटेंसी में एक चीज बताऊं, इनकम ये नहीं होती कि मैं अपनी गाड़ी बेच दूं तो मैं कहूँ इनकम आ गई। क्या आप कहेंगे मैं अपनी गाड़ी बेच दूं वो मेरी इनकम है? मैं आपको बढ़ा के फीस लेता हूँ, ये मेरी इनकम है, मैं अपना टाइम एक लगा रहा हूँ। लेकिन मैं अगर बैंक में पैसे रख के पैसे कमा रहा हूँ तो वो भी मेरी इनकम है, पैसा पैसे को कमा रहा है।
मैं किसी बिजनेस में पैसे लगा के कमा रहा हूँ, वो भी इनकम है। लेकिन सर मेरा कैमरा है, मैं कैमरा बेच मैं अपना मोबाइल बेचूं और मैं कहूँ ये मेरी इनकम आ गई, क्या ये मेरी इनकम है? नहीं सर, क्या इनकम लैपटॉप नहीं है। बेचना भी ये मेरे बच्चे इनकम नहीं है? आपको बेसिकली थोड़ा सा अगर फ्यूचर में इरादा हुआ कुछ लोगों का, तो मैं अकाउंटिंग का भी प्लान करूंगा कि आप लोग को जितनी नेसेसरी अकाउंटिंग होगी, देखते हैं क्या चीजों को लेकर चलना है। अभी तो कह रहा है एक दफा पढ़े, क्योंकि कई लोग हो सकता है कि कल को मुझे गालियां भी निकालेंगे, बट आई डोंट गिव अ शिट के जो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली बताना है, मैंने आपको हक हलाल करके पैसे, मेरा जमीर मुतमिन है। मैंने वो आधे बच्चे फेल किए, ये एक क्लास थी, दूसरी क्लास के भी इतने बच्चे इससे ज्यादा फेल किए। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, वो इसलिए बुरा लगा कि यार कहीं ये ना हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा जब मैंने इनको सेशनल नंबर पूरे दिए हैं, मैंने जब ऑप्शनल है उसमें मैंने फेल किया है, तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वाकई मुझे फर्क पड़ा भी नहीं है बाद में, ठीक है। और मैं इंटरनल नंबर आपको दिखाऊं तो मैंने उनको पूरे पूरे नंबर दिए हुए हैं। तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ की जो मैं जितना कंसेप्ट बढ़ा रहा हूँ ना, मैं लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, मैं छोटे छोटे एमसीक्यूज बना सकता हूँ, सिनेरियो बना सकता हूँ छोटा सा। तो इस तरह से आपने पढ़ना है। जो लोग कल को टेक्स्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, मुझे दुआएं देंगे कि यार कोई बंदा आके हमें बंदे का पुत्र बढ़ा के गया। आज जो लोग सिर्फ खाना पूरी करने वाले हैं, तो वो बुरा वाला क्या भी लिए, तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे वाला साहब कहते हैं वो सर जी आप जानवर। एक अपना हाँ जी जी। सर जी आप एक अपना एक क्वेश्चन पेपर शेयर कर दे कि आप किस तरह पेपर बनाते हो। वो क्वेश्चन पेपर आपको बता देंगे, मैं एक सिनेरियो दे दूंगा, सैंपल दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सैंपल दे दूंगा आपको। पता है क्यों रहा हूँ? हो सकता है कि आप ये लोग सोच रहे हो कि अच्छा यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हुए हैं सुन लेंगे, अभी आप जब क्लास में होंगे ना, तो मेरे साथ आप क्वेश्चन करते जाएंगे कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बता दें। जब सिनेरियो आपके आएंगे तो आपको भी वो कंफर्टेबल रहेंगे। यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हुए आप सुन सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी आपको तभी होगी जब मेरे साथ आप इंटरेक्टिव रहेंगे। आपको बताऊं कि मेरे पास ये भी एनालिटिक्स है कि कुछ कौन सा लेक्चर किन लोगों ने कितना सुना है, वो बैठे हुए हैं कि एंड पे हम सुनेंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मेरा पर्पस आप लोग को फेल करना नहीं है, मेरा पर्पस आप लोग को सिखाना है, और मैं आपको यहाँ सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। और ये हो कि कल को मार्केट में जब लोग निकले तो क्वालिटी के टेक्स्ट के रिसोर्स निकले। लोग कहें कि सर टेक्स्ट की तो आप बाकी लोग को मुझे नहीं पता सब्जेक्ट्स का, मेरा सब्जेक्ट आप लोग को बताएंगे कि ये होता है। जी आमिर साहब। जी सर। सर जो आपने वो सवाल पूछे सर, वो कि अगर आप गाड़ी बेच दें या एक फ़ोन बेच दें, उससे जो कैश मिलता है, मनी जो रिसीव होता है, वो बेसिकली सर जहाँ तक मुझे याद है सर, वो इनकम नहीं होता, वो करंट एसेट होता है, ऐसा ही है सर? नहीं नहीं नहीं, करंट एसेट भी नहीं होता वो, उसके ऊपर हम लिस्ट बनाएंगे, वो आपका सेल ऑफ एसेट है। सेल ऑफ एसेट जो पैसे आते हैं उसके ऊपर हम गेन मालूम करते हैं, लॉस मालूम करते हैं, वो कैपिटल गेन के टॉपिक के अंदर कवर्ड होगा, डिस्कस भी करेंगे। लेकिन डेट इज नॉट योर इनकम, ठीक है, अनलेस कि उसके ऊपर गेन आ जाए। आई अंडरस्टैंड ठीक सर, है, थैंक यू। जी सर। थैंक। ये अलाउंस तभी आपको मिलेगा, ये आप बच्चों की तालीम के खर्च को तभी माइनस कर पाएंगे अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है। और कौन से वाली इनकम? टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है, मैंने आपको बता दिया। नंबर टू पे सर ये है कि ये कितने पैसे माइनस कर लूं, यानी कि कितना अलाउंस माइनस कर लूं, यानी कि कितनी डिडक्शन मिलेगी। सर इसके लिए एक है फार्मूला, और ये भी आइन मुमकिन है कि मैं आपको पेपर में कह दूं भाईजान मोबाइल से जाओ, आप ऑर्डिनेंस खोल के भी एग्जाम्पल जवाब दे सकते हो। ये इतना आपको बता दूं कि मैं इस लेवल का पेपर आपको बनाऊंगा कि मतलब वो आप लॉ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको ओपिनियन दूं कि यार एक बंदा है, इसके 5 बच्चे हैं, इसका मुझे बताओ कि इतनी इसकी सैलरी है, कितना मेडिक वो अलाउंस मैनेज कर सकता है। तो जब आपको लॉ देखना आता होगा, आप अपना मोबाइल खोले, कोई मसला नहीं मुझे, हाँ इंटरनेट वगैरह यूज नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएं, आप कहें सर अच्छा अलाउंस की बात है सर, 60D खोलें। जब आपने इस तरह सर्च कर लीजिएगा, 60D आप खोलेंगे, आप कहेंगे सर अच्छा अलाउंस के लिए एक तो पहली बात तो ये है कि उस इंडिविजुअल को मिलेगा अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम हो, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, उसने कहा छोटी अमाउंट मिलेगी। क्या अमाउंट? उसने कहा 3 रकमें निकालनी है आपने। कितनी अमाउंट निकालनी है? 3, A B C, फिर इन तीनों में से जो लोअर ऑफ आएगी। मैंने कहा ये लोअर ऑफ क्या है? उसने कहा बताता हूं। कहता है पॉइंट नंबर 1, स्क्रीन आ रही है ना आप लोग के पास? यस सर। यस सर। उसने कहा अच्छा जी, उसने कहा कि 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल। उस अजीम आदमी ने जिसकी औलाद है, जिसके बच्चे हैं, उसने फीस कितनी पे की है पूरे साल में? मैंने कहा 10 लाख रुपए। उसने कहा ये ट्यूशन फीस है तो उसका कितने परसेंट है? 5% निकाल लो।
कितने परसेंट सर? 5%. ये पढ़ लें, 5 5%। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसने कहा 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम। फिर उसने कहा उसकी टैक्सेबल इनकम उसकी कितनी है? मैंने कहा सर फर्ज करें इसकी टैक्सेबल इनकम आ रही था 14,50,000 की। उसने कहा इस इनकम का कितने परसेंट सर बताइएगा? 25%। 20। शाबाश। मैंने कहा फिर तीसरा, उसने कहा भाईजान तीसरे के ऊपर ये है बच्चे कितने हैं? मैंने कहा सर बच्चे हैं 60,000 है ना, पर बच्चा 60,000। मैंने कहा 10 बच्चे हैं। उसने कहा सर आपका 10 बच्चे और पर बच्चा कितने हैं? 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पर, मतलब ना पर बच्चे का 10,000 है और 60,000 10 बच्चों से जब मल्टीप्लाई किया तो कितने पैसे बन गए? 6 लाख। उसने कहा इनमें से लोअर ऑफ कितना है? मैंने कहा यार ये आ रहा है। उसने कहा बस आप अपनी इनकम में से इतने पैसे माइनस कर सकते हो। इसको उसने लिखा कैसे है? अजीबो गरीब का किस्म का। द अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल डिडक्टिबल अलाउंस शैल बी फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द लेसर ऑफ 5% फलाना 25% 60,000 मल्टीप्लाइड बाय पर बच्चा। ये बात आपको हजम हुई कि नहीं हुई? यस सर। पहला तो ये देखना होगा क्या अलाउंस मिलेगा। अब वो बंदा कहता है सर मेरी इनकम जो है ना, सुनो मेरी बात। उसने कहा सर मेरी इनकम है 35 लाख रुपए, क्या 34 लाख रुपए, क्या इसको डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा? क्या इस बंदे को डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा? सर 14 नहीं लाख सर, में नहीं मिलता है, मिलेगा। 15 लाख लिमिट है। शाबाश। 15 लाख की लिमिट है तो उससे ऊपर है तो फिर नहीं मिलेगा। नो सर, 15 लाख की लिमिट से आगे है वो तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, शाबाश। बाकी साहबान जी? सर 15 लाख तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। उससे ज्यादा आपकी इनकम है तो नहीं, आपको अलाउंस मिलेगा ही नहीं। अगर आपकी इनकम 15 लाख से क्रॉस करेगी तो आपको मिलेगा ही। 15 लाख नहीं होना चाहिए, 15 लाख से लेस होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, कानून कह रहा हूं, ठीक है। द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज लेस देन 1.5 मिलियन, ठीक है, 1.5 मिलियन, ठीक है। क्लियर है सर? यस सर। यस सर। यस सर। उसने Yes, कह रहे थे sir. मुझे डिडक्टिबल अलाउंसेस की समझ नहीं आई, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि डिडक्टिबल अलाउंसेस का आपको कुछ आइडिया हुआ है, कुछ गुजारा हुआ है, कुछ समझ आई है? यस सर, समझ अगर हम कंपनी की बात करेंगे, कंपनी को भी ज़कात अलाउड है, ठीक है। अगर ज़कात है उसके एसेट्स होंगे कंपनी की। ये लाजमी नहीं कि कंपनी के पास एसेट्स ना, कंपनी के पास तो एसेट्स हो सकते हैं ना। आपके वर्कर्स वेलफेयर फंड की बात करें तो कंपनी को भी अलाउड है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड की बात करें तो उसको भी अलाउड है। तो यहाँ पे कंपनी के क्या बच्चे होते हैं? कंपनी के तो बच्चे नहीं होते, तो फिर कंपनी को ये वाला अलाउड नहीं होगा। कौन सा सर? आपका बच्चों की तालीम के खर्चात वाला। अगर हम फर्म की या पार्टनरशिप की बात करें, एओपी की बात करें, तो एओपी के अंदर ज़कात तो अलाउड होगी, एओपी के अंदर वर्कर्स वेलफेयर फंड अलाउड होगा, ठीक है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो क्या बच्चे होते हैं एओपी के? नहीं होते। ये बात अब हजम होगी आपको? यस सर। यस Yes, sir. चलें जी, ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, पिछला लेक्चर भी आपके वो मैंने भिजवा दिया था आपको, ठीक है। क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, हम अवेलेबल, अदरवाइज हम क्लास को साइन ऑफ करते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हुक्म। सर आपने बोला कि कंपनी में ये अलाउड नहीं होगा कि कंपनी के बच्चे नहीं होते, तो सर ये फर्म पे भी अलाउड नहीं होगा? फर्म मेरे बच्चे, फर्म किसको कहते हैं? फर्म तो यही कहते हैं ना, फर्म या पार्टनरशिप। किसको कहते हैं फर्म या पार्टनरशिप? सर फर्म तो देखें एक बंदा या दो बंदे मैनेज कर रहे होते हैं, ना 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 पार्टनरशिप ना तो ना ये ना ना मेरे दोस्त, किसने आपको कहा है? किसने बता दिया आपको फर्म एक बंदा मैनेज करता है? मतलब मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको एक उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या भाई सीईओ होता है वो एक बंदा भाई करेगा। भाई सीईओ तो साइनिंग अथॉरिटी है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर तो जो मैनेजिंग पार्टनर साइनिंग अथॉरिटी है। पार्टनरशिप इज द नेम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 पीपल। तो दो बंदे मिलके कोई, अब मैं शुगर क्या लगाऊं कि मान लो उनकी कोई एक बीवी थोड़ी होगी। तो भाई हर बंदे की अपनी बीवी होगी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो उसको अलाउड होगा बच्चों की तालीम का खर्चा। लेकिन फर्म को क्या अलाउड होगा? फर्म का तो अपना एक एंटीएन होगा अलहदा से। मुझे लगता है आपको कॉर्पोरेट लॉ भी बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है सर, समझ गया। समझ आ गई है? इनके अलावा जी? सर जी
सर ये जो हमने आपने लोअर ऑफ वाला पढ़ाया सर, इसमें हमने 5% ऑफ ट्यूशन, टोटल ट्यूशन पे 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम और अमाउंट ऑफ कंप्यूटेड बाय 60,000, उस पे से सर आपने बोला कि इसमें सबसे कम जो है लोअर ऑफ क्या आया था, आपने बोला ये आया, ये पहला वाला है, तो कहते हैं हाँ इतना यस, आप वो पोर्टल पे आपने डाल देना, जाके माइनस कर लेना है। तो सर ये मतलब जिस इन तीनों में से जो सबसे कम चीज आता है वो ही डाला जाएगा, ऐसा ही है? यस यस, मतलब तीनों में से जो भी होगा कैलकुलेट सर करके। इसमें जो ये लास्ट वाला था, इसमें ये लाइक 60,000 पर किड जो है वो फिक्स्ड है। यस, जितने किड्स है, नंबर ऑफ किड्स इसका लास्ट वाले का है। और मैं इसकी बात करूं, ये कैसे मालूम होता है? नंबर ऑफ किड्स मल्टीप्लाई बाय 60,000। जी ओके सर, क्लियर है। ये कैसे हुआ जी? ये हुआ है आपकी 5% ऑफ फुल ट्यूशन फीस। और ये कैसे हुआ है? 25% ऑफ जो टैक्सेबल इनकम है। ठीक है जी, यस सर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। मुझे बता दीजिएगा कि कहीं हम अगेन कोई मुश्किल तो नहीं पड़ रहा है, परेशानी तो नहीं हो रही कहीं? नहीं सर। बस ठीक है, कंसेप्ट लेके चलना है अपने चीजों को। भाई जिनकी अटेंडेंस रहती है अटेंडेंस लगा दें, सो डैट कि मैं एक्सट्रैक्ट जो है ना वो सीआरएस को भेजूंगा तो वहां से निकाल लेंगे। जी सर हम मतलब सिंपली इनमें से एक, मतलब ये तीन यहाँ पे दिए गए हैं जिस तरह एक्ट में, नंबर ऑफ किड्स मल्टीप्लाई बाय 60,000 और टैक्सेबल इनकम, सिंपली हमने एक ही नहीं लिया, एक क्यों नहीं लिया? मतलब ये तीन, इसके पीछे विजडम क्या है? मतलब सबसे लोअर ही लेना, क्या नहीं किया हमने? मतलब सिंपल हमने एक ही क्यों नहीं लिया इसमें? ये जो तीन हमारे पास ऑप्शन है इनमें से लोअर लेना है हमने। हाँ तो तो मेरे ये बच्चे, तीन मैंने ये देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो लोअर यही वाला लिया ना। मेरे केस में मैंने तीनों की कैलकुलेशन की। मैंने कहा मेरी जो इनकम है ना उसका मैंने ये ले लिया 25%, ट्यूशन फीस का मैंने ले लिया 5%, और मेरे पास जो बच्चे हैं 10 बच्चों का मैंने ले लिया। मैंने एग्जाम्पल एक बनाई है, ठीक है? तो मैंने कहा कि अगर मेरी इनकम कितनी हो, 14 लाख की इनकम, 14,50,000 मेरे ख्याल में लिखी थी, ठीक है? हाँ 14,50 लिखी थी। तो मैंने उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग सिनेरियो बनाया। आप उसको पढ़ के लॉ को तो आप कोई और सिनेरियो बना सकते हो। सर वो क्लियर है सर, वो बात क्लियर है। मैं कह रहा हूँ कि एक्ट में भी ये तीन दिए गए हैं कि इनमें से लोअर आपने लेना है। तो सर इसके पीछे विजडम क्या है? मतलब इन तीनों अच्छा, में से विजडम ये है ताकि आप अलाउंस कम से कम निकालें, ताकि टैक्स आपको कम से कम टैक्स ज्यादा से ज्यादा देना पड़े, ताकि टैक्स रिलीफ कम से कम मिले। अगर आपको ये माइनस करने देता ये वाला बड़ी अमाउंट, तो आपकी तो टैक्सेबल इनकम भी बड़ी वो कम हो जाती। 14,50 में से 6 लाख तो वैसे ही माइनस हो जाता। जब माइनस हो जाता 14,50 में से आपकी बाकी बचती कितनी? 14,50 में से अगर हम माइनस करते इसको तो 8,50 में से 6 लाख पे वैसे ही टैक्स नहीं है, तो आपको सिर्फ टैक्स 2.5 लाख पे देना पड़ता। और अब कितने में देना पड़ेगा? अब आपको 14 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। सही, ठीक है, समझ गया सर। ठीक है सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Thank you, sir. यस सर। चले, थैंक यू सर। कल हम इंशाल्लाह शार्प ही मिलेंगे। कल थोड़ी सी मेरी कोशिश ये होगी कि थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ें, ठीक है? कल मैं आपको एंटीएन बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि कल हम थोड़ी सी लंबी, को 10-15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, ठीक है? तो प्लीज बियर विद मी। तो कल हम इंशाल्लाह थोड़ी सी क्लास एक्स्ट्रा करेंगे। सारी चीजें आपके प्रैक्टिकल साइड पे मेरी कोशिश है कि जितना मुमकिन हो सके कंसेप्चुअल उतना रहे। ये ना हो कि अलग मेरे लिए बड़ा आसान है, ये हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ये अपील करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फलाना होता है, मैं बढ़ाऊंगा निकल जाऊं। पहले हम बेसिस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? जितना पढ़ेंगे इंशाल्लाह बंदे के पुत्रों की तरह पढ़ेंगे। ठीक है सर, All right. थैंक यू सो मच। स्टे थैंक यू ब्लेस्ड। सर। थैंक